सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट होते हैं। जेनजी वो लोग हैं जो 1995 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए हैं। ये सारे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और वहां की पार्लियामेंट समेत बाकी गवर्नमेंट ऑफिसेज में आग लगा देते हैं। तो ये नौबत आखिर आई क्यों? हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि जो नेपाल में पिछले कुछ टाइम में इतनी सारी एक्टिविटीज हुई हैं, उनके पीछे रीजंस क्या हैं और ये पूरा इवेंट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से प्लान किया गया और अल्टीमेटली इसके भारत पे क्या असर पड़ेंगे, इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है सोशल मीडिया बैन से। दरअसल यहाँ पे क्या होता है कि जो अथॉरिटीज होती हैं वो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये बोलती हैं कि आपको हमारे साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म का यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। अब बहुत सारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसमें रजिस्टर नहीं कराती है और एक दिन अचानक से क्या होता है कि पूरे के पूरे जितने भी सोशल मीडिया होते हैं इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबको बैन कर दिया जाता है। और जब इनको बैन किया जाता है तो वहां के जो यूथ हैं, जो जेनजी हैं, उनको लगता है कि भाई ये उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक वार है और वो सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट में उतर जाते हैं। सारे लोग ना पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, बट जो नेपाल की अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं कि उन पे लाइव फायर का यूज कर लेती है ना, मतलब उन पे गोलियां चला देती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की यहाँ पे डेथ हो जाती है और बहुत लोग यहाँ पे इंजर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी है जिसकी वजह से नेपाल का जो ये प्रोटेस्ट है वो स्टार्ट हुआ। बट देखो, ये ना एक बस सतह है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो अभी उन रीजंस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखो, यहाँ पे ना सोशल मीडिया बैन के अलावा भी बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से जो नेपाल का यूथ था वो परेशान था। सबसे पहला रीजन है आपका नेपोटिज्म। देखो, यहाँ पे क्या है ना, जो नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, जैसे कि आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हो गए और जो मिनिस्टर्स होंगे, इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं आपके अब्रॉड में, जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे ये जाके पढ़ते हैं, है ना। और इनका जो यहाँ से इनको पैसा दिया जाता है इनके पेरेंट्स के द्वारा, वो बहुत ज्यादा अमाउंट में दिया जाता है, जिस वजह से ये ना सोशल मीडिया पे अलग अलग टाइप की फोटोज पोस्ट करते हैं। जैसे कि एक आप पोस्ट देख सकते हो यहाँ पे, सौगात थापा है ये, यहाँ पे इन्होंने क्रिसमस पे देखो एक पूरा का पूरा क्या बनाया हुआ है, पिरामिड बनाया हुआ है जिसमें बॉक्सेस दिखाए हुए हैं और वो बॉक्सेस सारे लेविश ब्रांड्स के हैं, जैसे कि लुई विटॉन के आप यहाँ पे बैग देख रहे हो, गुची का बैग देख रहे हो, जो कि बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, है ना। और दूसरी तरफ नेपाल का जो यूथ है ना, वो पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जाल में अभी भी फंसा हुआ है। तो सबसे पहला रीजन इनका जो था प्रोटेस्ट का वो ये था कि भाई ये जो नेपोटिज्म है ना, इसकी वजह से हमारे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यूथ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये जो पॉलिटिशियंस है इनके बच्चे तो मजे कर रहे हैं और हम यहाँ पे गरीबी में फंसे हुए हैं। ठीक है, चलो, तो पहला तो ये रीजन था। दूसरा देखो, दूसरा रीजन जो है आपका वो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका नेपाल में, वो लगभग 20% के बराबर है। बहुत सारे जो ग्रेजुएट्स हैं यहाँ के, है ना, उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कुछ जॉब करने की। ठीक है, तो वो भी एक रीजन आया। और दूसरी चीज है कि भाई जो नेपाल में जो लोग, नेपाल के लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे इंडिया में आ रहे हैं, तो वो बस मेन सोर्स रह गया है उनके इनकम का। यहाँ पे आके लोग काम करते हैं इंडिया में, है ना, बाहर किसी और देश में जाके वो काम करते हैं तो वहां पे पैसा वापस भिजवाते हैं अपनी कंट्री में, उसी से काफी ज्यादा उनका जो गुजारा है वो चल पा रहा है। सिर्फ यही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम रह गया है। प्लस दूसरी चीज है कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी कम है ना कि नेपाल के यूथ को ना बाहर कंट्रीज में जाना पड़ रहा है, जैसे रशिया। रशिया में देखो, आपको रशिया यूक्रेन वॉर चला हुआ है। रशिया यूक्रेन वॉर में ना रशिया की तरफ से कौन लड़ रहा है? यहाँ पे नेपाली लोग लड़ रहे हैं, जहां पे, है ना, जिससे उनकी देखो एक तो जान को खतरा है, दूसरा उनको थोड़ी बहुत इसमें क्या मिल जाती है, थोड़ी बहुत यहाँ पे उनको इनकम मिल जाती है जिसको वो अपने घर भिजवाते हैं। तो ये हाल है वहाँ के इकोनॉमी का, है ना। तो और दूसरी साइड अगर देखा जाए, जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं बाहर। तो ये काइंड ऑफ एक प्रॉब्लम थी, है ना, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट आपके स्टार्ट हुए। तीसरी चीज है देखो, करप्शन, है ना। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फ्रॉड्स करती हैं, है ना। बहुत सारी यहाँ पे करप्शन की एक्टिविटीज देखी जाती हैं, जो एक रीजन रहा यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। देखो, जो यहाँ पे यूथ है ना नेपाल का, वो एक और चीज से प्रॉब्लम है
कि फर्स्ट चीज तो ये है कि जो उनके लीडर्स हैं वो सारे ओल्ड हैं, है ना, ओल्ड एज पॉपुलेशन है जिनके साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और दूसरी चीज है कि भाई जब एक का रूल खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरे का रूल खत्म होता है तो पहला फिर से वापस आ जाता है। और दोनों के ही टाइम पे बहुत ज्यादा करप्शन है, दोनों के ही जो बच्चे हैं, है ना, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा लेविश लाइफ जी रहे हैं और नेपाल के यूथ को मजबूर करा जा रहा है यहाँ पे एक पावर्टी वाली लाइफ जीने के लिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी उनकी, एक तो पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। सेकंड है जनरेशनल डिवाइड। देखो जो जेनजीज है ना, वो इंटरनेट वाली जनरेशन है, उनको पता है कि वर्ल्ड में किस तरह की क्रांतियां चल रही हैं, वर्ल्ड में क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा अवेयर है अपने राइट्स को लेकर। ठीक है, तो जेनजीज आर मोर एक्सपोज टू ग्लोबल मूवमेंट थ्रू द इंटरनेट, contrasted their struggle with the privileges of the older रूलिंग क्लास। ठीक है, तो एक ये रीजन है। और सबसे लास्ट रीजन जो हमने सबसे पहले देखा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो था उनका, उनको लगा कि सोशल मीडिया बैन से उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीना जा रहा है। बिकॉज बहुत सारे जो जेनजीज थे वो इंटरनेट का यूज करते थे एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, है ना, अपने जो सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट वगैरह डालने में। तो काइंड ऑफ उनको ये लगा कि भाई हमारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे काइंड ऑफ ये जो गवर्नमेंट है वो पूर्ण विराम लगा रही है। देखो इन सारे रीजंस के बाद क्या होता है कि 8 सितंबर को प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं आपके काठमांडू में, और ये जल्दी ही पूरे देश में फैल जाते हैं। ये स्टार्टिंग में देखो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है ना, लोग पीसफुल रैलियां निकाल रहे होते हैं, बट यहाँ पे इनके क्लैश हो जाते हैं विद पुलिस, है ना। जब पुलिस के साथ इनका क्लैश हो जाता है तो पुलिस लाइव फायर इन पे यूज कर लेती है, और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे जो यूथ है वो मारा जाता है, बहुतों को इंजरी होती है ना। अब यहाँ पे यूथ का गुस्सा चरम सीमा पार कर चुका है। अब वो क्या करता है, यूथ पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है और बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उन सबको क्या कर देता है, आग लगा देता है ना। देखो कर्फ्यू इंपोज किया जाता है और आर्मी डिप्लॉय की जाती है वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और एट द एंड यहाँ पे देखो वायलेंस होता है और बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ होती है, और लगभग 2000 जो लोग हैं यहाँ पे इंजर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टोरी है यहाँ तक की। अब इसके बाद देखो क्या होता है, देखो जो सोशल मीडिया बैन था जिसकी वजह से ये पूरी चीजें हुई थी, स्टार्ट हुई थी, है ना, और जिसकी वजह से यूथ जो है सड़कों पे आया था, उस बैन को लिफ्ट कर दिया जाता है ताकि प्रोटेस्टर्स को शांत किया जाए। बट उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट शांत नहीं होते हैं, और जो केपी शर्मा ओली हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको रिजाइन करना पड़ता है 9 सितंबर 2025 को। ठीक है, और इसके बाद वहां की एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होती हैं, है ना, जिनका नाम है आपका सुशीला कार्की, उनको फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है नेपाल का, और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई देश में जब अगले इलेक्शन होंगे 5 मार्च 2026 को, तब तक आप ये जो नेपाल की गवर्नमेंट है उसको संभालेंगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसके बाद देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। द जेन जी प्रोटेस्ट लेफ्ट अ लास्टिंग मार्क ऑन नेपाल। सबसे पहले तो देखो कैजुअलिटी अगर देखें हम, तो 72 लोगों की यहाँ पे जान गई है, 2100 से ज्यादा लोग क्या हो गए हैं, आपके इंजर हो गए हैं। इसके बाद देखो हमने देखा कि यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आया है, यहाँ पे जो केपी शर्मा ओली थे उनकी जगह अब कार्की को अपॉइंट कर दिया गया है एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इसके बाद तीसरी इवेंट जो इसके कॉन्सिक्वेंस है वो है सोशल मीडिया बैन को कर दिया गया है लिफ्ट, है ना, जो उनकी डिमांड थी प्रोटेस्टर्स की उसको मान लिया गया है। इसके बाद देखो इस पूरे इवेंट के होने की वजह से ना वहां पे टूरिज्म, बिजनेस, डेली लाइफ जो है बहुत ज्यादा तरीके से बैडली हिट हुई है ना, जिसको ट्रैक में वापस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पे तीसरी चीज क्या है, अगली चीज क्या है, ग्लोबल अटेंशन। देखो नेपाल joined the wave of youth-led movements in South Asia, drawing comparisons with श्रीलंका and बांग्लादेश 2024। देखो आपको पता है कि श्रीलंका में भी कुछ टाइम पहले इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, वहां पे भी कुछ इसी तरीके का सीन आपको देखने को मिला था, है ना, और 2022 की ये बात है। और अभी है ना पिछले साल ही 2024 में आपने बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखा, वहां के जो यूथ है वो शेख हसीना के खिलाफ खड़े हो गए, और अब आपको एक नई कड़ी में नेपाल देखने को मिल रहा है जहां के यूथ ने वहां की जो गवर्नमेंट है उसको टॉपल कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है आपके इस अपराइजिंग के। अब देखो इस अपराइजिंग का इंडिया पे क्या असर पड़ेगा, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंपैक्ट ऑफ नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट ऑन इंडिया। देखो सबसे पहला इंपैक्ट जो है आपका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इंपैक्ट है। सबसे पहले चीज आपको याद रखनी है कि भाई जो केपी शर्मा ओली है,
ये आपके चाइना को फेवर करते हैं। जब भी ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इनकी पॉलिसीज जो होती है वो चाइना की तरफ अलाइन रहती है, इंडिया से इनके कुछ खास बनती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब जब ये हट चुके हैं अपनी जगह से तो इंडिया के पास एक फ्रेश स्टार्ट है। अब अगर हमारे को अच्छे करने हैं रिलेशंस नेपाल के साथ, और अच्छे करने हैं रिलेशंस, तो हम काइंड ऑफ जो नई लीडरशिप है उसके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो पहली चीज तो इंडिया पे ये इंपैक्ट होगा। सेकंड चीज है सिक्योरिटी कंसर्न्स, है ना। इंस्टेबिलिटी में कॉज क्रॉस बॉर्डर इश्यूज ड्यू टू ओपन बॉर्डर। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि नेपाल जो है ना उसके साथ हमारा ओपन बॉर्डर है। आपने देखा होगा बहुत सारे नेपाली लोग जो हैं वो इंडिया में भी काम करते हैं, बिकॉज वी शेयर ओपन बॉर्डर विद देम। अगर नेपाल डिस्टेबलाइज होता है तो कहीं ना कहीं उसका सिक्योरिटी कंसर्न होगा इंडिया पे, बिकॉज इंडिया के साथ नेपाल का ओपन बॉर्डर है। ये चीज आपको याद रखनी है। थर्ड चीज है इकोनॉमिक इंपैक्ट, है ना। देखो जब भी कहीं पे ऐसी चीजें आती हैं ना, जब भी कहीं पे कोई डिस्टेबलाइजेशन होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, तो सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है ट्रेड पे, टूरिज्म पे, है ना, बिजनेसेस पे, है ना, इन पे इंपैक्ट पड़ता है ना। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, स्पेशली जो बिहार और यूपी वाला एरिया है, बिकॉज यही शेयर करता है आपका मेजोरिटी ऑफ बॉर्डर विद नेपाल, ठीक है। चलो अब अगला देखो, सोशल एंड पीपल टू पीपल टाइज। देखो अब अगर इस तरह की एक्टिविटीज हमारे कंट्रीज के अराउंड हो रही है, जैसे श्रीलंका में यूथ ने प्रोटेस्ट करा, बांग्लादेश में यूथ ने प्रोटेस्ट करा, अब नेपाल में यूथ ने प्रोटेस्ट करा, इंडिया में भी काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि यूथ प्रोटेस्ट करे। अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट और ऐसे इश्यूज को एड्रेस नहीं किया गया तो काइंड ऑफ ये इंस्पायर कर सकता है इंडिया के यूथ को भी इसी तरीके की कुछ एक्टिविटी करने के लिए। तो ये एक कंसर्न हमारे लिए हो सकता है। और माइग्रेशन प्रेशर में राइज हो सकता है कि चाइना में इंस्टेबिलिटी होने के कारण वहां से माइग्रेट होकर ज्यादा लोग इंडिया की तरफ आए, जो कि इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन, अपॉर्चुनिटी है भाई इंडिया के लिए। यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए कि वो इस पूरी जो सिचुएशन है उसका फायदा उठा सकता है और अपने रिलेशंस जो हैं अच्छे कर सकता है नेपाल के साथ। और याद रहे कि चाइना भी इसी फिराक में होगा। यहाँ पे नई लीडरशिप है तो नई लीडरशिप के साथ वो चाहेगा कि वो भी बातचीत करे और उस लीडरशिप, जो नई लीडरशिप आने वाली है, उसको चाइना की साइड करे। तो ये था पूरा जो नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट था, उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे इंडिया पे वो भी हमने देख लिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। धन्यवाद।